1925 में 2 दर्जन से भी कम लोगों की मौजूदगी में शुरू हुआ आरएसएस आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक सांस्कृतिक संगठन बन गया है। इसमें 80 से ज्यादा सहयोगी संस्थाएं हैं। खुद संघ के आंकड़ों के मुताबिक 2010 से 2015 के बीच इसकी शाखाओं में 40% की बढ़ोतरी हुई है। संघ के जन्म से लेकर अब तक पिछले 91 साल में हिंदुस्तान पूरी तरह से बदल चुका है। पिछले 9 दशक में मुद्दों से लेकर नीतियां तक और विचारधाराओं से लेकर लोकतंत्र में काम करने के तौर तरीकों तक में बड़ा बदलाव आया। इस बदलाव को महसूस करते हुए अब संघ खुद के तौर तरीकों में बदलाव कर रहा है। हाल के कुछ सालों में हुए हर छोटे बड़े चुनावी महाभारत में बीजेपी अर्जुन और संघ कृष्ण यानी सारथी की भूमिका में रहा है। बीजेपी की हर जीत के पीछे संघ का हाथ बताया गया और संघ कहता रहा कि ये जीत बीजेपी की है। 19 मई को जब 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आएंगे तब आरएसएस का भी रिपोर्ट कार्ड पढ़ा जाएगा। माना जा रहा है कि असम में अगर बीजेपी कामयाब होती है तो इसका सेहरा आरएसएस के सिर पर ही बंधेगा। बीजेपी को असम से बहुत उम्मीद है। कमल खिलाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के करीब 25,000 कार्यकर्ताओं ने दिन रात एक कर दिया। वहीं पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में बीजेपी अपनी मौजूदगी से ही संतुष्ट है। बीजेपी और संघ ने ब्रह्मपुत्र घाटी का हर रंग पिछले 3 दशकों में देखा है। जहां कभी बीजेपी वजूद की लड़ाई लड़ रही थी, वहां अब सत्ता की दावेदार है। 90 के दशक में ऊपरी असम में उग्रवाद बढ़ने पर संघ की शाखाएं बंद हो गई थी, जो केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद से दोबारा शुरू हुई। संघ ने पिछले 2 साल में तेजी से अपनी शाखाओं को फैलाया। सत्ता में पहुंचने के लिए बीजेपी ने असम की राजनीति में सक्रिय ऐसे चेहरों से हाथ मिलाया जिनसे कभी संघ परहेज करता था। हेमंत बिस्वा शर्मा की कभी गोगोई सरकार में नंबर 2 की हैसियत हुआ करती थी। उन्हें कांग्रेस से बीजेपी ने फोड़ लिया। असम बीजेपी के ज्यादातर नेताओं की जड़ें ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन यानी आसू में है। मतलब असम में ऐसा प्रयोग हो रहा है जिसमें संघ या बीजेपी की वैचारिक शुद्धता नहीं है। मोदी शाह की जोड़ी ने असम गण परिषद का पूरा असमिया आंदोलन ही चुरा लिया और ये सब कुछ मुमकिन हुआ सिर्फ संघ के वैचारिक लचीलेपन की वजह से। असम में एक अलग तरह की राजनीतिक फील्डिंग बिछाई गई है, लेकिन आज की तारीख में तेजी से संघ से जुड़े लोग सरकार और संगठन में छाते जा रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संघ की नर्सरी से निकले हैं। उनकी कैबिनेट के राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, वेंकैया नायडू, बंडारू दत्तात्रेय और धर्मेंद्र प्रधान जैसे कई मंत्रियों का संघ से गहरा नाता रहा है। संघ बैकग्राउंड वाले कई मुख्यमंत्री भी हैं, मसलन शिवराज सिंह चौहान, देवेंद्र फडणवीस, मनोहर लाल खट्टर। वहीं बीजेपी संगठन में कृष्ण गोपाल बीजेपी और सरकार के बीच तालमेल का काम देखते हैं। राम माधव बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और असम के चुनाव प्रभारी भी। पी मुरलीधर राव बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और इन्हें तमिलनाडु और कर्नाटक का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। संघ के लोग अब दिल्ली से दूरी नहीं बना रहे। टेलीविजन न्यूज के कैमरों के सामने आने में भी कोई खास हिचक नहीं है। करीब 9 साल बाद संघ के 100 साल पूरे हो जाएंगे। संघ का मिशन बिल्कुल साफ है। इस देश के गांव-गांव में, गली-गली में, कोने-कोने में संघ कार्यों को करने वाली शाखा को पहुंचाना होगा, तभी देश खड़ा होगा। संघ भविष्य की ओर देख रहा है। हाशिए से अब मुख्य धारा में आने की तैयारी चल रही है। इसलिए संघ ने अपना चाल, चेहरा और चरित्र धीरे धीरे बदलना शुरू कर दिया है। संघ से जुड़े लोग अब सत्ता से दूरी नहीं बना रहे हैं। उन्हें अब दिल्ली की तड़क भड़क से कोई परहेज नहीं। यहाँ तक कि गणवेश यानी ड्रेस में भी बदलाव किया गया। 90 साल से संघ की पहचान रहे खाकी निकर की जगह भूरे रंग की फुल पैंट को अपना लिया गया। बदलाव की इस बयार में सबसे नई कड़ी है दिल्ली में संघ का दफ्तर केशव कुंज।
इस इमारत को हाईटेक बनाने की तैयारी की जा रही है। आरएसएस से जुड़े लोग सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। भोजन, बैठक और विश्राम का रिवाज अब भी है, लेकिन स्वयंसेवकों की चर्चाएं अब ट्विटर और फेसबुक पर होने लगी हैं। यहाँ तक कि प्रोफेशनल्स के लिए ई शाखा लगाने की भी कोशिश की जा रही है। राजस्थान के नागौर से आरएसएस ने अपने भीतर बड़ा बदलाव किया। संघ ने अपनी 91 साल पुरानी पहचान यानी खाकी हाफ पैंट को अलविदा कह दिया। अब स्वयंसेवक खास मौकों पर भूरे रंग की फुल पैंट पहनेंगे। खाकी हाफ पैंट हटाने की मांग संघ के भीतर पिछले कई सालों से चल रही थी। दलील दी जाती थी कि हाफ पैंट की वजह से उम्रदराज लोगों को शाखा में शामिल होने में मुश्किलें आती है। ऐसी ड्रेस मोटे लोगों पर जमती नहीं। दलील दी गई कि हाफ पैंट की वजह से ही युवा शाखाओं से दूर भाग रहे हैं। ऐसे में संघ ने अपने विस्तार के लिए अपनी पुरानी पहचान ही बदल डाली। अब सामान्य जीवन में फुल पैंट चलती है तो हम इसको स्वीकार किया। हम समाज के साथ चलने वाले लोग हैं। मूल जो विचार है संघ का, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। बाकी कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, वो व्यक्ति में भी होते हैं, समाज में भी होते हैं, संगठन में भी होते हैं, देश में भी होते हैं। संघ की शाखाओं में युवाओं की तादाद लगातार बढ़ रही है। 2010 से 2015 के बीच शाखाओं में करीब 40% की बढ़ोतरी हुई है। साल 1977 में संघ की कुल 10,000 शाखाएं थी, जो 1985 में बढ़कर 20,000 हो गई। 88 में यह तादाद 25,000 पार कर गई। 1994 में 30,288, 2010 में 39,897, 2012 में 40,922, 2013 में 44,982, 2014 में 51,335 और 2015 में 56,859 पर पहुंच गई। आज की वर्तमान स्थिति में मैं कह सकता हूं कि संघ के 90 वर्षों के इतिहास में जो भी चढ़ाव उतार आए होंगे, आज हम सर्वोच्च स्थिति में हैं। केरल के विधानसभा और लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का एंट्री नहीं हो पाया, लेकिन संघ की सबसे ज्यादा शाखाएं हैं, सबसे अधिक कार्यक्रम हो रहे हैं और संघ वहां मजबूती से हिंसा परक मार्क्सवादी कम्युनिस्टों से और इस्लामिक रेडिकल इस्लाम से टकरा रहा है। तो सत्ता धर्मी संगठन नहीं है, ये समाज धर्मी संगठन है। अब संघ समाज के हर तबके को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए दलित और ओबीसी प्रचारकों की भर्ती हो रही है। पहले इसकी छवि महाराष्ट्र के ब्राह्मणों के दबदबे वाली थी, लेकिन अयोध्या आंदोलन के दौरान संघ की छतरी के नीचे पिछड़ी जातियों के लोग भी आए। इससे एक नया आधार मिला। संगठन के भीतर आरक्षण और दलित एजेंडे पर भी बहस शुरू हो गई। हमारी दृष्टि तो पक्की है। हमारा विकास हुआ हम तब कहेंगे, हम संपन्न हुए हम तब कहेंगे, हम सुरक्षित हुए ऐसा हम तब कहेंगे जब हमारी समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति वो संपन्न है, वो सुरक्षित है, वो विकसित है। महामंगले। संघ अब एक ऐसी भगवा छतरी तानना चाहता है जिसमें वे हिंदू भी शामिल हों, जिनसे अब तक किनारा किया जाता रहा है। संघ के थिंक टैंक जानते हैं कि हिंदू समुदाय के भीतर बगैर मिठास घोले हिंदुस्तान को दुनिया के नक्शे पर अलग पहचान देने का ख्वाब पूरा नहीं हो पाएगा। संघ का जो अंतिम लक्ष्य है वो लक्ष्य है संघ और समाज एक होना, अर्थात संघ समाज में किसी भी वर्ग को, किसी भी तबके को छोड़ना नहीं चाहता। मैं दो शब्द प्रयोग करता हूं इसके लिए, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी। संघ सबको स्पर्श करना चाहता है और सबको अपने साथ लेकर चलना चाहता है, सर्वसमावेशी। संघ अपनी जमीनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए सोशल मीडिया पर भी एक्टिव है। इसके जरिए युवाओं तक पहुंच बनाने की खास कोशिश की जा रही है। वहीं महिलाओं को भी शाखाओं तक लाने के लिए खास प्लान तैयार किया जा रहा है। अब शाखाएं बच्चों, युवाओं और प्रोफेशनल्स की सुविधा के हिसाब से भी लगाई जा रही हैं, जिससे किसी की पढ़ाई या फिर नौकरी को प्रभावित किए बिना उसे संघ से जोड़े रखा जा सके। संघ अब अपना मूल आधार मराठी ब्राह्मण परिवारों से आगे ले जा रहा है। दलित और पिछड़ी जातियों के प्रचारकों की भर्ती करने पर खास जोर है। मोहन भागवत मूल रूप से महाराष्ट्र से आते हैं, लेकिन उनका गुजरात और संघ कनेक्शन पुराना है। उनके पिता मधुकर राव भागवत गुजरात के प्रांत प्रचारक थे। भागवत अच्छी गुजराती बोलते हैं। ये संयोग है
कि पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और संघ प्रमुख तीनों गुजराती बोलते हैं। कहते हैं इस समय सरकार और संघ के बीच बेहतरीन तालमेल है। संघ की विचारधारा को देश के सिस्टम में ढालने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है। खासकर वैचारिक और सांस्कृतिक सरकारी संस्थानों में संघ से जुड़े लोगों को तरजीह दी जा रही है। मोहन भागवत सबको साथ लेकर चलने के हुनर में माहिर है। संघ से मिला अनुशासन और खुली सोच उनकी राह आसान कर देती है। बीजेपी और संघ दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि साथ मिलकर चलने में ही फायदा है। बीजेपी नेताओं के साथ भागवत की निजी संबंध बेहतर है। शायद यही वजह है कि अब तक सरकार, बीजेपी और संघ में खटास की खबरों को पंख नहीं लगे हैं। भागवत ने जब संघ प्रमुख की कमान संभाली तो वो पिछले सभी सरसंघचालकों में सबसे युवा थे। उन्होंने अपने आसपास दत्तात्रेय होसबोले और कृष्ण गोपाल जैसे युवा नेताओं को जुटा रखा है। संघ बैकग्राउंड के नेताओं को भी बीजेपी में अहम जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। यूपी में केशव प्रसाद मौर्य, कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा, पंजाब में विजय सांपला, तेलंगाना में के लक्ष्मण और अरुणाचल प्रदेश में तापिर गांव को सूबे में कमल खिलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन सभी के सिर पर संघ का हाथ है। केशव प्रसाद मौर्य को तो कल तक यूपी में बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन संघ से पुराना नाता रहा है। 12 साल बतौर प्रचारक विश्व हिंदू परिषद के लिए काम किया। यूपी अध्यक्ष पद की दौड़ में सबसे पीछे रहते हुए भी संघ के समर्थन की वजह से मौर्य की लॉटरी लग गई। कर्नाटक में येदियुरप्पा को कभी भ्रष्टाचार के आरोप में मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी, लेकिन संघ कनेक्शन और सामाजिक आधार की वजह से उन्हें फिर से कर्नाटक बीजेपी की कमान सौंप दी गई। अब संघ से जुड़े लोगों को संगठन और सरकार में खास तौर से जगह दी जा रही है। कभी इंदिरा गांधी का मुखर विरोध करने वाले वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का अध्यक्ष बना दिया गया है, तो संघ की विचारधारा से मेल खाने वाले लोगों को अहम पदों पर लगातार बिठाया जा रहा है। किसी भी पद पर जाने का क्राइटेरिया विचारधारा और संगठन नहीं होकर उसकी योग्यता और उसकी विश्वसनीयता होनी चाहिए। यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान योग्य और विश्वसनीय व्यक्ति की नियुक्ति हो रही है तो फिर उसकी जातीय, उसके वैचारिक, उसके संगठनात्मक पृष्ठभूमि में जाना सिर्फ विवाद के लिए विवाद पैदा करना है। वक्त की नजाकत समझते हुए संघ ने भी अयोध्या में राम मंदिर, धारा 370 और समान नागरिक संहिता पर फिलहाल अपना मुंह बंद कर लिया है। संघ राष्ट्रवाद के जिन्न को नए सिरे से रगड़ रहा है। तो भारत माता की जय सारी दुनिया में करवानी है। भारत को एक संपन्न, समता युक्त, शोषण मुक्त भारतवर्ष बनाना है। स्वाभिमानी, सामर्थ्य संपन्न भारतवर्ष बनाना है तो उस भारत को अपने जीवन में जीना पड़ेगा। यहाँ तक कि संघ से जुड़े लोग मोदी सरकार के हर मिशन को सुपरहिट बनाने के लिए पूरी ताकत झोंके हुए हैं। मोदी की कई विदेश यात्राओं की सफलता में संघ से जुड़े लोगों ने अहम भूमिका निभाई है। जम्मू कश्मीर में वैचारिक तौर पर उत्तर दक्षिण यानी बीजेपी और पीडीपी के बीच गठजोड़ में अहम भूमिका राम माधव ने निभाई। इतना ही नहीं, संघ सरकार की हर मुहिम की सफलता में अपनी सफलता देख रहा है। छोटी बिल्ली भी अपने शरीर को दिन में 10 बार अपनी जीभ से साफ करती है और कुछ नहीं कर सकती। तो हमारे यहाँ अपने देश को स्वच्छ रखने का आह्वान प्रधानमंत्री को करना पड़ता है और अभियान को चलाना पड़ता है। ऐसे जो सामाजिक सहजीवन के सह अस्तित्व के लिए आवश्यक ऐसी बातें हमारा अभ्यास छूट गया है। विविधताओं के भेद बन गए, उनको दूर करना अभी बाकी है। संघ अच्छी तरह जानता है कि दुनिया भले ही अब भी भौगोलिक सीमाओं में बटी है, लेकिन हकीकत के बाजार में बदल चुकी है। लोगों की प्राथमिकताएं बदली हैं, सोच बदली है, जिंदगी के प्रति नजरिया बदला है। ऐसे में संघ भी देश, काल, परिस्थिति के हिसाब से अपनी नई धार के साथ लोगों के बीच जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में कई ऐसे मौके आए जब संघ और सरकार में तनातनी साफ साफ दिखी,
लेकिन अब वो बात नहीं है। संघ अब फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। 2009 लोकसभा चुनाव में संघ ने लाल कृष्ण आडवाणी को चेहरा बनाया, लेकिन युवाओं को साधने के लिए कोई खास पहल नहीं हुई और बीजेपी की सत्ता में वापसी नहीं हो पाई। 2014 के लिए संघ ने उम्र दराज नेताओं की जगह युवाओं को मौका दिया, मोदी को चेहरा बनवाया और ऐसी लहर तैयार हुई कि बीजेपी सिर्फ 31% वोट मिलने के बाद भी प्रचंड बहुमत से सत्ता में आ गई। संघ में स्वयंसेवकों का कोई रजिस्ट्रेशन यानी लिखा पढ़ी नहीं होती है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक आरएसएस से करीब 50 लाख स्वयंसेवक जुड़े हुए हैं, तो बीजेपी के सदस्यों की संख्या 11 करोड़ पार कर चुकी है। आज की बीजेपी युवा है। बुजुर्ग नेताओं को या तो रिटायर कर दिया गया है या फिर मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया है, और ये सब संघ की सहमति से हुआ है। गोवा में अगर लाल कृष्ण आडवाणी की नाराजगी के बावजूद नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे किया गया, तो ये संघ की अदृश्य ताकत की वजह से हुआ। बीजेपी की सरकार बनवाने के लिए संघ ने दिन रात एक कर दिया। पहली बार बीजेपी प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई, लेकिन जब भी जीत के हीरो का सवाल संघ के सामने आया, तो गैर राजनीतिकवाद का लबादा ओढ़कर जीत का श्रेय बीजेपी के माथे डाल दिया। अगर आज बीजेपी के लौह पुरुष हाशिए पर हैं, तो इसके पीछे भी संघ की मर्जी ही है। साल 2009 में संघ ने आडवाणी को बीजेपी का चेहरा बनवाया, लेकिन युवाओं का साथ नहीं मिला और बीजेपी सत्ता में नहीं आ सकी। अब संघ ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ने में लगा है। हाल में जब बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने संघ मुक्त भारत का नारा दिया, तो जवाब मोदी कैबिनेट में मंत्री उमा भारती ने दिया। सही में नीतीश जी पे ना बहुत आश्चर्य हुआ कि वो भूल गए कि वो संघ की बदौलत सीएम है, और वो हमेशा संघ की वजह से नेता बने। क्योंकि इमरजेंसी में जब जेपी बाबू का मूवमेंट शुरू हुआ और उस समय पर जेपी के आंदोलन में जब नीतीश जी कूदे, तो संघ के पूरे स्वयंसेवक लगे हुए थे। फिर 89 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, उसमें अगर आपको याद हो तो हमने शिलान्यास किया है अयोध्या में, और बीजेपी और हम नीतीश वगैरह मिलके तो चुनाव लड़े हैं। बीजेपी और नीतीश और लालू सब मिलके चुनाव लड़े हैं, तो वो तो संघ की वजह से ही यहाँ है। ममता बनर्जी भी संघ की वजह से आज बंगाल में, और नीतीश भी संघ की वजह से हैं। तो जिस दिन वो संघ से मुक्त की बात करेंगे, उनकी भी मोक्ष हो जाएगा उस दिन। संघ अब नई धार के साथ मिशन 2025 की ओर बढ़ रहा है। अब सिर्फ हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान की बातें नहीं हो रही हैं। बदले दौर में संघ के सरस्वती शिशु मंदिर की सैकड़ों शाखाओं में इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई हो रही है। आज संघ दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है, जिससे 80 से ज्यादा छोटे बड़े संगठन जुड़े हैं। विश्व हिंदू परिषद, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, स्वदेशी जागरण मंच, संस्कार भारती, सीमा सुरक्षा परिषद और सेवा भारती जैसे आरएसएस के सभी सहयोगी संगठनों की ताकत को अगर संख्या के आधार पर देखें, तो करीब 10 करोड़ लोग सीधे तौर पर आनुषंगिक संगठनों के नेटवर्क के जरिए संघ से जुड़े हैं। हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के 47 देशों में संघ का काम चल रहा है। केशव बलिराम हेडगवार ने नागपुर से जो शुरुआत की, वो अब हिंदुस्तान की राजनीति के एक ऐसी अदृश्य ताकत बन चुकी है, जिसके सामने बीजेपी नेताओं के लिए सूर्य नमस्कार करना जरूरी है। केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से संघ ने भी अपने विस्तार के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। हेडगवार से लेकर भागवत तक हर संघ प्रमुख के काम करने का अपना खास स्टाइल रहा है। संघ की जिंदगी में भी कई बड़े उतार चढ़ाव आए, कुछ दाग भी लगे, लेकिन संघ अविरल नदी की धारा की तरह हमेशा ही आगे बढ़ता रहा है। सदा वत्सले मातृ
आज जहां संघ का मुख्यालय है, जहां देश को प्रभावित करने वाले कई बड़े फैसले लिए गए, वहां 91 साल पहले एक खंडहर था, जहां डॉक्टरी पास केशव बलिराम हेडगेवार ने आरएसएस की बुनियाद रखी। तब हेडगेवार को स्वयंसेवक के रूप में सिर्फ छोटे छोटे बच्चे मिले। उनकी अगुवाई में 1940 तक संघ इस स्थिति में पहुंच गया कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। डॉक्टर हेडगेवार की मौत के बाद माधव सदाशिव गोलवलकर ने आरएसएस की कमान संभाली, जो 33 साल तक संघ प्रमुख रहे। गोलवलकर ने संघ को अखिल भारतीय स्वरूप दिया। संघ जहां भारत पाकिस्तान बंटवारे के खिलाफ था, तो वहीं कांग्रेस इसे वक्त की जरूरत बता रही थी। एक तरफ संघ की अखंड भारत की कट्टर सोच थी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का मध्यम मार्ग। इसी बीच महात्मा गांधी की नाथुराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपों के छींटे संघ पर पड़े। आरएसएस पर पहला प्रतिबंध लगा, लेकिन संघ ने कांग्रेस को जवाब देने के लिए जनसंघ खड़ा कर दिया और मदद के लिए अपने प्रचारक तक भेज दिए। गोलवलकर के बाद संघ की कमान एनडी देवरस के हाथों में आई, जो राजनीति को अछूत नहीं मानते थे। 1974 में जेपी आंदोलन में पर्दे के पीछे से संघ की शक्ति थी। संघ की दलील थी कि चूंकि ये आंदोलन इंदिरा सरकार के खिलाफ है, इसलिए वो किसी राजनीतिक आंदोलन का हिस्सा नहीं बन सकता। अप्रैल 18 तक में संघ का इन्वॉल्वमेंट, सहभाग पूरा हो गया था, और जब अप्रैल महीने में बाला साहब देवरस जी प्रभुजनी सरसंघ चालक वे पटना आए थे, उन्होंने स्थितियों को समझा था। उन्होंने कहा था कि संघ का स्वयंसेवक भी समाज का नागरिक है, तो नागरिक की हैसियत से तो वो तो समाज में हो रहे बदलाव के लिए आवश्यक आंदोलन भी चलेगा, तो उसमें शरीक होगा ही। संघ संस्था के नाते शरीक नहीं है, लेकिन स्वयंसेवक सामाजिक नागरिक के नाते से जरूर हिस्सा ले सकता है। ये बात उन्होंने कहा कर इस पर मुहर लगा दी थी। देवरस के दौर में संघ का विस्तार हुआ। संघ की शाखाओं में 3 गुना बढ़ोतरी हुई। बीजेपी की हिंदुस्तान के राजनीतिक नक्शे पर अलग पहचान बनी। उसके बाद संघ की कमान राजेंद्र सिंह यानी रज्जू भैया के हाथों में आई। ये संघ के पहले गैर मराठी, गैर ब्राह्मण प्रमुख थे। इनके दौर में संघ में ठहराव रहा। शाखाओं में भी कोई खास इजाफा नहीं हुआ। संघ पूरे भारत को अपना केंद्र बिंदु मानता है। जहां संघ काम करता है वो हमारा केंद्र बिंदु है, और मुझे लगता है कि भारत का कोई भाग नहीं है जहां पर संघ की उपस्थिति नहीं है। लेकिन जब दक्षिण भारत के सुदर्शन ने संघ की कमान संभाली, तब बीजेपी केंद्र की सत्ता में थी। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर थे अटल बिहारी वाजपेयी। सुदर्शन स्वदेशी की कट्टरपंथी धारा के हिमायती थे। बीजेपी की आर्थिक सुधारों और निजीकरण की नीति के आलोचक थे। इस दौर में कई बार सरकार और संघ में टकराव भी सामने आए। यहाँ तक कि 2004 लोकसभा चुनाव में हार के बाद उन्होंने जोर दिया कि वाजपेयी और आडवाणी युवा नेताओं के लिए जगह खाली कर दें। 2009 में संघ की कमान मोहन भागवत के हाथों में आई। तब से संघ की शाखाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। इस दौर में बीजेपी पहली बार प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई। अब संघ अच्छी तरह समझ रहा है कि वक्त के साथ विस्तार और विकास के लिए जो भी तर्कसंगत हो किया जाना चाहिए। आपसी संघर्ष से नहीं, सहयोग से ही संगठन आगे बढ़ेगा। आरएसएस के दूसरे सरसंघ चालक माधव सदाशिव गोलवलकर ने अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में लिखा है कि आरएसएस सिर्फ विचारों और आदर्शों की शिक्षा देने वाली पाठशाला नहीं है, यह चरित्र निर्माण की व्यवहारिक शिक्षा देने वाली पाठशाला है। तब संघ में राजनीति को नाना कहने की परंपरा थी, अब वो बात नहीं है। अब संघ से जुड़े लोगों को राजनीति से परहेज नहीं है, वो सरकार के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। हेडगेवार और गोलवलकर ने जो लकीरें खींची थी, अब वो देवरस, रज्जू भैया और सुदर्शन के रास्ते होते हुए भागवत दौर में नया आकार ले रही हैं। ठीक उसी तरह जैसे नदी में बाढ़ पुराने किनारों को तोड़कर नया आकार लेती है, नए किनारे गढ़ती है, संघ भी ऐसे ही दौर से गुजर रहा है। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।